मैं आज आपको 10वीं क्लास की मैथ की वर्कशीट 1 कराने जा रहा हूं और वर्कशीट कैसे करें उसका सही तरीका यहां आपको मैं बताऊंगा। अगर आपको आपके अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपके स्कूल में ये वर्कशीट मिला होगा, जो मैं अपने दूसरे फ़ोन में आपको दिखा रहा हूँ। ये वर्कशीट मिला होगा जो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये 10वीं क्लास की वर्कशीट है जो कि 5 तारीख को भेजा गया है करने के लिए बच्चों को आज के दिन। तो ये वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर। अगर इस वर्कशीट पे आप फोकस करोगे, ध्यान दोगे, तो सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पे जो मैंने जूम करके दिखाई दे रहा हो को प्राइम नंबर, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँगा। इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो मैं मोबाइल को थोड़ा साइड रख देता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है को प्राइम नंबर, उसके बारे में बताता हूँ। को प्राइम नंबर होता क्या है, अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखे तो ये लिख रखा है टू नंबर विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर केवल एक आए और एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं आए, उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन दूँ अगर मैं बताऊँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे नंबरों का जोड़ा, को प्राइम नंबर की बात करूं, ऐसे नंबरों का जोड़ा, यानी कि नंबरों का जोड़ा होना चाहिए। ऐसे नंबरों का जोड़ा जो केवल एक से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, जो केवल एक से, ऐसे नंबरों का जोड़ा जो केवल एक से विभाजित होना चाहिए। यानी कि अगर को प्राइम नंबर की बात की जाए तो नंबरों का जोड़ा होना चाहिए और जो केवल एक से क्या होना चाहिए, विभाजित मतलब क्या, डिवाइड होना चाहिए। अब वो डिवाइड हो जाता है और उसका एचसीएफ और उसका एचसीएफ एक आना चाहिए। उसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर क्या है। वो नंबरों का जोड़ा होता है और उसका अगर जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड केवल एक से विभाजित होना चाहिए, वो एक से डिवाइड होना चाहिए और उसका एचसीएफ भी एक आना चाहिए। उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दूँ इसका, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और 5, ये नंबरों का जोड़ा हो गया। ये नंबरों का जोड़ा है, मैंने क्योंकि यहाँ नंबरों का जोड़ा बता रखा है, नंबरों का जोड़ा। अब हमें ये पता करना है कि ये नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं। तो कैसे करेंगे, 9 का फैक्टर करेंगे, 9 का गुणनखंड करेंगे। 9 किस किस के पारे में आता है, 9 आता है 1 के पारे में और 9 के पारे में और 3 के पारे में। 5 किस किस के पारे में आता है, 1 के पारे में, 5 के पारे में। इसमें देखा जाए कॉमन क्या चीज़ है, 1। यानी इनका जो एचसीएफ आएगा, यानी कि 1 और 1 ये दोनों में कॉमन आ रहा है। जो इनका एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा, जो दोनों में कॉमन है। तो ये जो 9 और 5 है, आप इसे कह सकते हो कि ये नंबर जो है, ये नंबर को प्राइम नंबर है। यानी इस नंबर को आप को प्राइम नंबर कह सकते हो, को प्राइम नंबर कह सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल से यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या है, मान के चलो एक नंबर लिया मैंने 8 और एक लिया मैंने 4, ये दोनों नंबरों का जोड़ा है। अब हमें इसे पता करना है कि ये नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं। कैसे पता करेंगे, 8 पहले 8 देखेंगे किस किस के पारे में आता है। वो 1 के पारे में आएगा, 2 के पारे में आएगा, 4 के पारे में आएगा, 8 के पारे में आएगा। 4 देखो किस किस के पारे में आएगा, 4 आएगा आपका 1 के पारे में, 2 के पारे में, 4 के पारे में। इसमें 1 तो कॉमन आ रहा है, मगर 1 के अलावा ये 2 भी कॉमन आ रहा है, ये 4 भी कॉमन आ रहा है। यानी कि इसमें कॉमन चीज़ें कितनी चीज़ें हैं, यानी जो कॉमन चीज़ है वो 1 है, 2 है और 4 है। बल्कि इस वाले में कॉमन क्या था, इस वाले में कॉमन था केवल 1, इस वाले में कॉमन 1 था, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आया। मगर इसमें इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा। इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 1 गुना 2 गुना 4, ये एचसीएफ आएगा। यानी कि इसका एचसीएफ आएगा आपका 8। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा।
इसका ऐसे कितना आएगा 8 आएगा। तो ये हमारा जो है को प्राइम नंबर नहीं होगा, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा, याद रखना को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एचसीएफ 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका एचसीएफ 1 से ज़्यादा, जिसका एचसीएफ 1 आएगा वो को प्राइम नंबर होगा, जिसका एचसीएफ 1 से ज़्यादा आएगा वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो उसी को हम को प्राइम नंबर कहते थे। यहाँ मैं वही चीज़ लिख रखी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने लिखा है ऐसे नंबरों का जोड़ा जो केवल 1 से विभाजित होना चाहिए, 1 से भाग होना चाहिए और उसका एचसीएफ 1 आए, 1 के अलावा कुछ नहीं आए। इसका एचसीएफ 1 आया, इसका एचसीएफ 1 आया तो ये को प्राइम नंबर है। अब क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो इसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है, इसका एचसीएफ ज़्यादा आ रहा है, 1 2 4 सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। 1 आता तो को प्राइम नंबर, 1 नहीं आएगा तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब जो दूसरा टॉपिक है वो आपकी वर्कशीट में जो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पे, वो है एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा एचसीएफ क्या होता है। अब मैं इस मोबाइल स्क्रीन को थोड़ा साइड में रख देता हूँ। एचसीएफ मैंने यहाँ लिख रखा है क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइडेड 2 एंड मोर नंबर्स, यानी कि ऐसा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो 2 या 2 से अधिक नंबरों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, वो हमारा एचसीएफ निकल के आता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो यहाँ पे लिया मैंने एक 12 लिया और एक मैंने लिया, इसका आंसर मैंने लिया 8, ठीक। ये 2 नंबर है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 12 और 8 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड, यानी कि इन दोनों को एक ऐसे बड़े नंबर से डिवाइड करें जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर इन दोनों को देखा जाए, अगर ये दोनों 2 के पहाड़े में भी आते हैं, ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है, 12 आता हो सकता है। और किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो सकता है ये, और किससे डिवाइड हो सकता है ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ा नंबर 4 है। यहाँ पे वही लिख रखा है लार्जेस्ट नंबर। ये तीनों नंबर जो है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, 12 को भी, 8 को 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों को डिवाइड करने के लिए, तो वो सबसे बड़ा नंबर है वो 4 है। तो यहाँ पे वही बता रखा है ऐसे क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो 2 नंबर या 2 से अधिक नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। आपको एचसीएफ भी समझ में आ गया होगा। अब आपके वर्कशीट में तीसरा टॉपिक है एलसीएम, जो आपको मेरे दूसरे मोबाइल में दिखाई दे रहा होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के लिए भी मैंने यहाँ अपने पेज पे लिख रखा है, जो कि आपको समझा देता हूँ। एलसीएम होता है द स्मॉलेस्ट नंबर डैट कैन बी ए डिविजिबल बाय ईच ऑफ देयर गिवन नंबर, यानी जो नंबर आपको गिवन दे रखा होगा वो नंबर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से एक एक करके डिवाइड हो जाएगा। प्रत्येक नंबर से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। जितने भी नंबर दे रखे हैं, मान के चलो 3-4 नंबर दे रखा है, वो सभी नंबर, यानी जितने भी नंबर दे रखे हैं वो सभी नंबर जो हम नंबर लेंगे सबसे छोटा नंबर, उससे क्या हो जाना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। उसी को हम एलसीएम कहते हैं। एलसीएम एग्जाम्पल अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। मान के चलो यहाँ पे मैं वही वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे वाला 12 8, ये मैंने 2 नंबर लिए। अब इनका एलसीएम पता करना है, तो एलसीएम के लिए क्या लिख रखा है, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। और एचसीएफ में क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर। इसमें क्या होना, छोटा है। अगर 12 देखें ये दोनों नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक। 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, दोनों नंबर की बात करूँ। और ये दोनों नंबर 4 से भी पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर था वो नीचे है। एचसीएफ में भी यही था, एलसीएम में भी यही है। बट एचसीएफ की बात करूँ तो लार्जेस्ट नंबर की बात करते हैं, एलसीएम में हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर देखा जाए तो 1 है, यानी एक नंबर जो है वो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। तो हम एलसीएम, अगर एलसीएम की बात करूँ मैं, तो इसका एलसीएम 1 आएगा। मगर किसी का भी एलसीएम 1 ना मानते, हम 1 नहीं लिखते हैं एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा, वो 2 होगा। हम क्या है, 1 को हम एलसीएम ना मान के हम 2 मानेंगे, यानी कि 1 कहीं भी आएगा तो हम उसको ना के बराबर मानेंगे, यानी कि इसका एलसीएम देखा जाए तो 2 आएगा। 2 नंबर जो है दोनों 2 4 से छोटा भी है डेफिनेशन के हिसाब से, 4 से छोटा भी निकला, और ये दोनों नंबर क्या आ रहा है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये एलसीएम इसका निकल के आएगा 2। तो इस प्रकार से ये एलसीएम हुआ। अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है उसके हिसाब।
अब आपके वर्कशीट में जो चौथा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है ई रैशनल नंबर। तो एक ई रैशनल नंबर होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर क्या होता है उसके लिए मैंने अपने पेज पे लिख रखा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है? एन रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर P एंड Q आर इंटीजर। जहाँ पे P और Q क्या होंगे? हमारे कुछ नंबर होंगे और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये होते हैं रैशनल नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखे, पी वाई क्यू के रूप यानी बटे में लिखे, जैसे कि 3/5, इस तरह से हो जाएगा 10/8, कोई सा भी नंबर 100/500, इस तरह के नंबर जो बटे में लिखे होते हैं ना अपॉन में, उसी को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और ध्यान रखने वाली बात है जो नीचे वाला नंबर है ना, जो आपका ये डिनोमिनेटर होता है हर, वो 0 नहीं आनी चाहिए, यानी कि नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब वर्कशीट में जो अगला टॉपिक है वो ई रैशनल नंबर का है। ई रैशनल नंबर, ई रैशनल नंबर क्या होते हैं? इसको भी मैंने पेज में लिख रखा है, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। ई रैशनल नंबर आपका होता है कि हल्का सा हिलाता हूँ मैं, थोड़ा सा कैमरे के आगे ले आता हूँ, ये रहा। ए नंबर डैट इज नॉट रैशनल, यानी कि ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है उसे हम ई रैशनल नंबर कहते हैं। इसके लिए मैंने लिखवा रखा है एन ई रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, यानी कि ये नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी वाई, यानी ये पी वाई क्यू के रूप में प्रेजेंट नहीं होते। जो बटे में नहीं दिखाई देते नंबर, जो बटे में अपोन में नहीं आते, उसी को हम ई रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर क्या था? रैशनल नंबर के लिए मैंने लिखवा रखा है कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, यानी कि वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में। और जो ई रैशनल नंबर होता है आपका, जो ई रैशनल नंबर होगा वो होगा कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म पी वाई क्यू, यानी पी वाई क्यू के रूप में वो प्रेजेंट नहीं होंगे। जो प्रेजेंट नहीं होगा पी वाई क्यू के रूप में उसी को हम ई रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि इसमें रूट वाले नंबर आएंगे आपके, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, आपका √5 हो गया, जितने भी रूट में जितने भी नंबर रूट में आते हैं उस सभी नंबर को आप ई रैशनल नंबर कह सकते हो। ये जब मैं ई रैशनल नंबर वाला प्रूव करने वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें और डिफाइन करके बताऊंगा। फिलहाल तो ये अभी वर्कशीट करा रहा हूँ मैं आपको, आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा। हम देखते हैं वर्कशीट में अगला टॉपिक क्या है। तो फिर हम अगला करते हैं डेसिमल। डेसिमल जो आपकी वर्कशीट में आपको दिखाई दे रहा होगा इधर की तरफ, ये डेसिमल के बारे में, मैं डेसिमल के बारे में आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ होता है। तो डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में पाए जाते हैं डेसिमल। तो डेसिमल में जो सबसे पहले रैशनल नंबर में जब आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, यानी कि ऐसे नंबर जो पूरे भाग नहीं होते और बार बार रिपीट होते हैं। पूरा भाग नहीं होगा और बार बार क्या होगा? वो रिपीट होगा। वैसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, यानी कि क्या होगा? ये रिपीट होगा, पूरा ये भाग नहीं होगा। मैं इसकी अगर लिखवा दूँ, ये पूरा भाग नहीं होगा, ये पूरा भाग नहीं होगा, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं होगा। और जो टर्मिनेटिंग होता है ये क्या होगा? पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पूरा भाग हो जाएगा, आपका हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग पूरा भाग नहीं होता, टर्मिनेटिंग पूरा भाग हो जाता है, यानी इसका पूरा आंसर आ जाएगा आपका। अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, मान के चलो इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, आपकी वर्कशीट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3/8, ये मैंने एग्जाम्पल लिया। अगर इसे मैं डिवाइड करूँ तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.375। ये पूरा डिवाइड हो गया, इसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। और जो पूरा डिवाइड नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाएगा, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिया 1/7, ये लिया मैंने नंबर 1 में क्या लिया? 7। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो डिवाइड करके क्या आएगा मेरा? 0.142857, फिर 142,857। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, इसे डिवाइड करने पर देखो क्या है? 1 4 2 8 5 7। इसके बाद नंबर क्या हुआ? दोबारा से ये रिपीट हुआ है ना, ये रिपीट हो रहा है और इसके आगे भी ये रिपीट होता जाएगा।
जो इस पॉइंट का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है और ये कभी भाग नहीं होगा, यानी पूरा पूरा भाग कभी होगा नहीं। ऐसे नंबरों को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है और एक नंबर के बाद वो दोबारा रिपीट होने लगता है। इसके बाद 7 के बाद दोबारा से ये नंबर आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, ये 1 आएगा, 4 आएगा, 2, 8, 5, 7, फिर दोबारा यही नंबर आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, ये नंबर बार बार आता जाएगा। जो बार बार रिपीट होगा उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जो बार बार रिपीट नहीं होगा, जो पूरा पूरा भाग हो जाता है, उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, ना तो पूरा पूरा भाग होगा, ना तो वो पूरा इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, ना तो वह पूरा पूरा भाग होगा, पूरा पूरा भाग होगा, और ना ही रिपीट होगा, और ना ही क्या होगा, रिपीट होगा, दोबारा वो ना ही रिपीट होगा, याद रखना, ना ही दोबारा नंबर रिपीट होगा, ये याद रखना। ना तो पूरा पूरा भाग हो और ना ही वो नंबर दोबारा क्या होगा, रिपीट होगा। उदाहरण के लिए रिपीट वाले नंबर अगर मैं √2 को डिवाइड करूं, इसे भाग करूं, अगर इसका आंसर निकालूं तो ये निकल के आएगा 1.4142139, यानी इसमें कोई नंबर दोबारा रिपीट ही नहीं होगा और हर बार अलग अलग नंबर आता जाएगा, हर बार क्या होगा, अलग अलग नंबर आता जाएगा। जो नंबर रिपीट भी ना हो और पूरा पूरा भाग भी ना हो, उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डिक्वायरिंग नंबर कहते हैं, यानी कि वो इरेशनल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जिसका पूरा पूरा भाग भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो आएगा आपका इरेशनल नंबर कैटेगरी में आएगा। यानी जो इसका डेसिमल होगा, डेसिमल तो हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, मगर क्या है वो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से, इरेशनल। यानी इरेशनल नंबर का हमेशा, इरेशनल नंबर जो इरेशनल नंबर है आपका, वो हमेशा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, ये याद रखना। इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और टर्मिनेटिंग वाले क्या होंगे, जो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, जो PYQ के रूप में आएगा। ये रैशनल नंबर क्या होता है, अगर आपको बता दूं, आपने अभी मेरे से सीखा था, रैशनल नंबर होता है PYQ के रूप में। तो ये बटे वाले नंबर, ऐसे नंबर जो अपोन में लिखे हैं और पूरा पूरा भाग हो जाए, रैशनल टर्मिनेटिंग नंबर। और जो पूरा बटे वाले नंबर जो पूरा पूरा भाग ना हो और बार बार क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बता दूं, जो डेसिमल था, डेसिमल में ये दो ही टॉपिक निकल के आते हैं आपके, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरा पूरा भाग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरा पूरा भाग नहीं होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, पेपर में एक नंबर का जरूर आता है, ये MCQ में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, आप ध्यान रखना जरूर। जो वर्कशीट का जो अगला टॉपिक है आपका, वो लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक, यानी इसे फिल करना है हमें। ये आपने 9वीं क्लास में भी सीख रखा है, आपको याद होगा, इन्होंने एक डिवाइड दे रखी है और डिवाइड में 3 खाली जगह दे रखी है और एक बता रखा है ये डिविडेंड, यानी बीच वाले को डिविडेंड, यानी कि जो भाग का बीच वाला नंबर होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। बाकी हमें ये 3 नंबर बताने ये क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, यानी बीच वाला डिविडेंड, तो जिससे हम भाग कर होते हैं वो हमारा डिवाइजर होता है, और ये हमारा कोसेंट होगा, इधर जो 81 है हमारा कोसेंट होगा, और जो 3 है ये डिवाइजर होगा, और ये नीचे का जो 2 बचा है वो ये हमारा रिमेंबर होगा। तो इस प्रकार से होता है। इसको मैंने थोड़ा कॉपी में करके दिखा रखा है, ये देखो जीरा। तो बीच वाले को डिविडेंड कहते हैं, ये याद रखना। जिससे ये भाग हो रहा है वो हमारा डिवाइजर होगा, और जो 81 है ये हमारा कोसेंट होगा, और ये 2 जो बचा ये हमारा रिमेंबर होगा। तो इसे कौन सा रूल कहते हैं, इसे रूल कहते हैं, ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है, जो कि आपने 9वीं क्लास में दूसरे चैप्टर में करा था आपने, ये 2.3 या 2.3 में करा था आपने डिवीजन एल्गोरिथम। अगर मैं आपको हिंट हल्का सा याद दिलाऊं तो शायद आपने ये वाला करा होगा, आपको याद होगा। 9वीं क्लास का मैं करके दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये 9वीं क्लास का 9th क्लास का ये वाला टॉपिक चेक करने के लिए, डिवाइड चेक करने के लिए आप ये करते थे, PX बराबर में करते थे आप GX गुना में QX प्लस में RX, ये वाला टॉपिक जो था आपका 9वीं क्लास का, ये डिवीजन एल्गोरिथम ही रूल होता है।
तो आपको ये खालिस्तान भरने थे। खालिस्तान में मैंने बता दिया क्या क्या आएगा। जो 3 है आपका वो डिवाइजर है, 81 आपका कोसेंट है, और जो 2 है वो रिमेंबर है। अगर आप वर्कशीट में ध्यान से देखोगे तो नीचे जो दे रखा है 245 बराबर में 81, ये आपका गलत दे रखा है इस रूल के हिसाब से। रूल क्या होता है, जो पहले मैं रूल लिखा देता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे जो है हल्का सा ये भर के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो डिविडेंड, ये रूल लिख रहा हूँ, किसका रूल लिख रहा हूँ, ये डिवीजन एल्गोरिथम का रूल लिख रहा हूँ। तो क्या होता है ये डिविडेंड इक्वल में, यहाँ पे क्या आएगा, खालिस्तान में क्या आएगा आपको मालूम है, पहले क्या आना चाहिए डिवाइजर, क्या आना चाहिए डिवाइजर मल्टीप्लाई में, फिर दूसरा क्या आएगा टॉपिक हमारा डिवाइजर के बाद कोसेंट। कोसेंट मतलब ये वाला कोसेंट आएगा जो भागफल, भाग जिसे हिंदी में भागफल कहते हैं वो आएगा कोसेंट। प्लस में क्या आना चाहिए रिमेंबर, जो नीचे शेषफल रह जाता है, हिंदी में से शेषफल कहते हैं रिमेंबर को, तो रिमेंबर आना चाहिए REMAINDER रिमेंबर। तो ये आपके जो फिल इन द ब्लैंक थे वो मैंने फिलअप कर दिए। और इसमें समझने वाली बात यही थी, जो 9 क्लास में आपने कर रखा है वो बस सेम रूल है, दोनों सेम ही है। ये डिवाइड चेक करने के लिए किया जाता है। तो अगर हम ये डिवाइड जो इन्होंने वर्कशीट में जो कर रखा है ये गलत कर रखा है इन्होंने, इसको आप ऐसे मत लिखना 245। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर देखा जाए तो ये डिविडेंड, ये रहा डिविडेंड आपका 245, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फोन पे 245। डिविडेंड के नीचे दो डिविडेंड है, या इक्वल के नीचे इक्वल। डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर ये साइड वाला होता है, ये 3 ये डिवाइजर होगा जो कि मैंने आपको बता रखा है। तो ये 3 क्या हो जाएगा डिवाइजर, तो 3 लिखूंगा। इनटू में कोसेंट क्या होता है, जो यहाँ भाग होकर आएगा, यानी कि यहाँ क्या है 81 है तो 81 प्लस रिमेंबर क्या रह गया ये नीचे वाला, तो ये सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। और जो आपकी वर्कशीट में लिख रखा है इन्होंने 245 इक्वल में 81 गुना में 2 प्लस में 3, ये गलत है, ये मत करना, ये गलत हो गया, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा उनसे, इसलिए गलत है। ये वाला क्वेश्चन मत करना, रूल ये कहता है, रूल के हिसाब से ये वाला आंसर होगा। और ये गलत है, ये बिल्कुल मत करना, गलत है, नंबर कट जाएंगे आपके। अब आपकी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं करने के लिए। ट्राई योर सेल्फ, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है राइट द डिवीजन एल्गोरिथम। अभी हमने जो सीखा है डिवीजन एल्गोरिथम, उस वाले फॉर्मूले से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, उस वाले नियम में इसको रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से होगा, देखते हैं किस तरह से करना है इसे। तो चलो ठीक है, सबसे पहले इसे करने का तरीका क्या होगा, इनको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको 2 नंबर दे रखा है, एक 210 210 एंड 128 128। इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, इन दोनों नंबरों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे हम अंदर लिख लेंगे, उसको हम अंदर की तरफ लिखेंगे। जो सबसे इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, उसे कहाँ लिखेंगे अंदर, उसे डिविडेंड बनाएंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 210, और जो सबसे छोटा नंबर होगा इन दोनों में से 128, इसे हम डिवाइजर बनाएंगे। अब इसको भाग करेंगे। अब 128 के पारे में 110 तो आता नहीं है, और 128 का पारा आपको आता नहीं है, याद नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 128 का पारा लिख लेंगे। आपको 128 का पारा बनाना आता ही होगा। 128 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 8 16 का 6 लग गया, 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 1 2, जो कि 210 से बड़ा है, यानी कि एक ही बार में आएगा। 128 से कम 128। अब इसे माइनस कर देंगे, 0 में से 8 जाएगा नहीं तो हाथ से लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा 0, 0 में से 2 तो जा नहीं सकते, एक हाथ से 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ क्या है 1 में से 1 गया तो 0। अब ये आ गया 82। लगभग ये डिवाइड हो गया, क्योंकि हमें बस डिवीजन एल्गोरिथम बताना है। अगर इससे अगर आपको ऐसे पूछा हो तो हम इससे और ज़्यादा डिवाइड करेंगे। अगर इसने वो रखा हो पूरा हल करे एल्गोरिथम को पूरा, तो हम और लंबी डिवाइड करते जाएंगे। वो अभी मैं करके दिखाता हूँ। पहले हम अपना डिवीजन एल्गोरिथम का रूल लिख लेते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले फॉर्मूला डिवीजन एल्गोरिथम का रूल। ये अब इसका नियम क्या होगा आपको मालूम है, फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको फॉर्मूले में क्या आएगा, आप ज़रा जल्दी से मुझे बताओ, कौन बताएगा। सबसे पहले आता है आपका क्या आता है, बताओ जल्दी से, अभी बताया था। ये आपका 20 वाला डिविडेंड आता है। फिर क्या आएगा, डिवाइजर आएगा। फिर क्या आएगा आपका
ये कोसेंट आएगा, फिर क्या आएगा, रिमेंबर आएगा। ये रूल होता है, आपको मैंने अभी अभी सिखाया था, वही रूल है, उसी रूल से मैं इसको। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, रूल लिख लिया यहाँ पे, डिविडेंड बराबर में डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस में रिमेंबर। ये रूल होता है जो कि अभी अभी हमने सीखा था। उस रूल के हिसाब से जो डिविडेंड होता है वो बीच वाला होता है, और जो डिवाइजर होता है वो यहाँ वाला होता है, ये साइड वाला, और जो आपका कोसेंट होता है वो इस साइड का होता है, और जो रिमेंबर होता है जो नीचे रह गया वो होता है। तो बस हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये लगभग ये आंसर यहीं से स्टार्ट हो गया था आपका, ये पूरा आंसर ही है एक तरह से। इसी तरीके से आप करना पेपर में अपनी नोटबुक में। तो डिविडेंड यहाँ से देख के लिखना, ये बीच वाले को डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड कितना है, 210, मैं 210 लिख दिया। इक्वल के नीचे इक्वल, डिवाइजर क्या होगा, ये होगा 128 आपका डिवाइजर होगा इसमें, 128 इनटू कोसेंट क्या होगा, जो भाग करके जो आंसर आया, भागफल, हिंदी में से भागफल कहते हैं कोसेंट को, तो 1 आया, प्लस रिमेंबर क्या होता है, ये नीचे वाला शेषफल 82। ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर है आपका, ये आपका इतना आंसर है। इस पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो समझ में आ गया। और कभी कभी और ज़्यादा पूछ लेता है आपसे कि इससे पूरा डिफाइन करके दिखाए, पूरा सोल्व करके दिखाए। तो इसी क्वेश्चन को पूरा सोल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 82 आ गया, अब इसे आगे डिवाइड करने के लिए, जब 82 जो रिमेंबर था, अब इसे आप डिवाइजर बना दो, जो यहाँ पे डिवाइजर था उसे आप डिविडेंड बना दो 128। अब इसे भाग करो, इसे भाग करने पर ऐसे ही लंबा, जब तक ये पूरा भाग ना हो जाए, जब तक नीचे रिमेंबर 0 ना आ जाए, जब तक हम इसे इसी प्रकार से भाग करेंगे। जो शेषफल आया उसको वैसे के वैसे लिखना है। डिविडेंड क्या होना है, जो ये वाला नंबर जो पहले डिवाइजर था उसे हम डिविडेंड बना देंगे, फिर आगे प्रोसेस करेंगे भाग करने का। ऐसे ही फिर दोबारा का शेषफल 0 नहीं आया, आपको रिमेंबर 0 नहीं आया, फिर ऐसे ही आगे करते जाएंगे। जब कब तक करेंगे, जब तक कि इसका आंसर 0 ना आ जाए, रिमेंबर जो है 0 ना आ जाए। तो वो इसी रूल में ही आता है, मगर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो इसमें तो अभी कर नहीं सकते, क्योंकि वर्कशीट में जितना वो रखा है उतना ही करेंगे। वो अगले वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें हम करके देखेंगे पूरा क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। जो आपकी वर्कशीट का जो दूसरा क्वेश्चन है, वो मैंने वर्कशीट निकाल लिया दूसरे फ़ोन में। वो लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम किसका फाइंड करना है, 112 और 86 का, 86 का। हमें इन दोनों नंबरों का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें क्या करना है, सो डैट हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल में उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल के बराबर आएगा। हमें ये प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। तो चलो इसका आंसर मैं करके दिखाता हूँ आपको पेज पे। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 112 और 86 का एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं 112 का एलसीएम निकालता हूँ, 112 का एलसीएम, जो कि आपको दिखाई देगा निकालते हुए, जो कि बड़ा इजी है। 112 का एलसीएम, 112 का एलसीएम निकालने के लिए मैं 2 का यूज़ करूँगा, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर इसे करूँगा आगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 एंड 7 एकम 7। ये 112 का एलसीएम आ गया। ठीक, एलसीएम निकाला मैंने 112 का। इसी प्रकार से 86 का भी एलसीएम निकाल लेता हूँ। 86 का एलसीएम मेरा यहाँ पे निकालते हैं, ये भी 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अभी 43 किससे जाएगा बताओ जल्दी से। 43 किसी के पारे में आता है, किसी के पारे में नहीं आता। आप चेक कर सकते हो, किसी के पारे में नहीं आएगा। तो ये डायरेक्ट 43 के पारे से ही जाएगा, 43 एकम 43। और मैं इसके एचसीएफ की बात करूँ, अगर मैं इसके एचसीएफ निकालने की बात करूं तो पहले 112 का फैक्टर लिख देता हूं। 112 का यहाँ पे फैक्टर लिखना है। 112 का फैक्टर क्या क्या है, जो ये एलसीएम में आते हैं ये साइड में, वो एक फैक्टर होते हैं। तो क्या है, 2 इंटू में 2 इंटू में कितने बार आया, 2, 1 2 3 4 बार आया। मैं 4 बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4, और एक बार क्या है 7 आया। ये 112 का हो गया फैक्टर। इसी प्रकार से 86 का फैक्टर, 86 का फैक्टर क्या है, 86 का फैक्टर ये दोनों आए हैं, 2 और 43। तो लिख देता हूँ 2 इंटू में 43, ये हो गया। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन आता है उसको हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन आए। कैसे, इन दोनों में 112 और 86 के फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है 2, और कोई दूसरा नंबर कॉमन आएगा नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। एचसीएफ का आंसर आ गया। क्वेश्चन वो रखा था फाइंड द एचसीएफ, हमने एचसीएफ यहाँ पे निकाल दिया। कितना निकाला हमने, 2। अब अगला क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालने। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे
एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ मैं। एलसीएम क्या करेंगे, पहले जो एचसीएफ आया उसका नंबर लिख दो, लिख दिया मैंने एचसीएफ का नंबर, पहले ये नंबर लिखना होता है। और जो यहाँ पे हमने नंबर नहीं लिखा, यानी कॉमन वाले नंबर के अलावा हमने ये सब नंबर और ये नंबर नहीं लिखा, वो नंबर एलसीएम लिखना है। क्या लिखना है, ये दो कितनी बार दो है, 1 2 3 बार, तो 3 बार 2 लगा दो। और एक बार कितना है 7, और एक बार कितना है 43। आप इन सबको गुना कर दो, इन सबको गुना करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर गुना करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इंटू में 7, इंटू में 43। 16 और 7 को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम यहाँ साइड में करके देखते हैं। 16 7 कितना होता है, 7 से 42 का 2 लग गया 4, 7 एकम 7 और 4 11, 112 आया। 112 इंटू में 43, इसको भी इंटू करना है हमें। 112 और 43 को भी इंटू करना है, करके देखते हैं। 112 और 43 को यहीं पर इंटू कर दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6, 8 और 3 11, 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ कहाँ से लग गया था, और 4 का 4, इनको इंटू करके कितना आया 4816। जो ये आया है वो आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ आया आपका 2, एलसीएम आया आपका 4816, 4816। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकाला है, एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। एचसीएफ आया था हमारा 2 और एलसीएम आया था हमारा 4816, 4816 आया था। पर हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ये वेरीफाई करना है कि 112 गुना में 86 क्या इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम क्या है, हमें ये प्रूव करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप देखो कैसे करना है इसे। वैसे आंसर आ चुका है, बस इसे सॉल्व करना है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, 112 गुना 86 एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। 112 के नीचे 112 लिखना है, 86 के नीचे 86। अभी उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और एचसीएफ पे जो आंसर आया था आपका, कितना आंसर आया था, 2 आंसर आया था, 2 लिख दिया। और एलसीएम का कितना आंसर आया था, मैं एक बार देख के आपको दिखा देता हूँ। एलसीएम का आंसर आया था आपका ये 4816, ये लिखूंगा वहाँ पे मैं। तो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, एलसीएम के नीचे 4816। करना क्या है, इधर वाले को इंटू कर दो और इधर वाले को इंटू। अगर दोनों आंसर इक्वल आ गया तो यानी कि ये वेरीफाई हो गया, यानी कि बिल्कुल सही हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे साइड में रफ कार्य करते हैं, 112 और 86 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दूनी 12 का 2 लग गया 1, 6 कम से और 1 7, 6 कम 6, 8 दूनी 16 का 6 लग गया 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8, 2 का 2, 7 से 13 का 3 लग गया 1, 9 और 1 10, 16 का 6 लग गया 1, 8 और 1 9, 9632 आया। इन दोनों को इंटू करने पर 9632। ऐसे इन दोनों को भी इंटू करेंगे, इनको भी इंटू करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इंटू भी आ जाएगा समझ में। 8816 को 2 से इंटू करना है। 2 से 12 का 2, हाथ से लग गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 8 16 का 6, हाथ से लग गया 1, 2 चौक 8 और 1 9। दोनों तरफ आंसर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी कि ये वेरीफाई हो गया है। इस तरह से आप लिख सकते हो वेरीफाई, यानी कि ये आंसर बिल्कुल वेरीफाई हो गया। हमें यही प्रूव करना था। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है डेसिमल बताना, यानी कि इन क्वेश्चनों को बताना है कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि ये कौन से नंबर डेसिमल है। डेसिमल का मतलब आपको मालूम है टर्मेटिंग और नॉन टर्मेटिंग होता है, जो कि मैंने आपको समझाया था। टर्मेटिंग का मतलब होता है जो पूरा पूरा भाग हो जाए। इनमें से जो पूरा पूरा भाग हो जाएगा वो टर्मेटिंग कहलाएगा, जो पूरा पूरा भाग नहीं होगा वो नॉन टर्मेटिंग कहलाएगा। बस यही है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप घर पे कर लेना, खुद ही कर लेना। तो चलो करते हैं इसका आंसर, पहले का आंसर निकालते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन उतार लिया पेज पे, 164/12। इसे हमें सिंपल सा करना है, डिवाइड करना। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आपका टर्मेटिंग है, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो ये नॉन टर्मेटिंग है। तो हम डिवाइड करके देखते हैं ये पूरा डिवाइड होगा कि आधा डिवाइड होगा। पूरा डिवाइड, तो इसे डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो ये जो नीचे वाला नंबर है इसे बाहर लिखना होगा आपको, और जो ऊपर वाला नंबर है इसको अंदर लिखना होगा। डिवाइड इस तरह से करना है इसको। 12 के बारे में 16 तो आता नहीं है, तो 12 एकम 12, 4 बचेगा
ऊपर से उतारा हमने 4। 12 के पारे में 44 नहीं आता, 12 कम 12 24 12 30 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 ज़्यादा होगी तो 12 3 36, 12 3 36, 4 में से जाएगा नहीं तो 14 में से जाएगा तो 8, यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक, अब आगे से पॉइंट वाली भाग करेंगे, ये नहीं कि यहीं पर रुक जाएंगे, पॉइंट वाली भाग करेंगे। यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट और यहाँ लगा देंगे हम 0। ये बन गया 80। 12 के बारे में 80 तो नहीं आता, उससे कम 12 कम 12 12 60, 12 से 72, 12 से 84, 12 से 84 ज़्यादा हो गया तो 12 से 72 लेंगे, 12 से 72। इसमें करने पर कितना बचेगा, ये दोबारा से 0 0 में से 2 जाएगा 8 8 बचेगा। पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, खाली क्या करना है हमें 0 लगाना है। दोबारा बन गया 80, 12 से 72, दोबारा करेंगे 8, 12 पॉइंट लगा हुआ फिर 0 लगा देंगे, दोबारा 80 बन गया तो 12 से 72। आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि ये 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, और मैंने पहले बता रखा है जो बार बार रिपीट हो, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, हर बार कुछ ना कुछ रह जा रहा है। हर बार क्या बच रहा है, 8 बच रहा है आपका, तो हर बार कुछ ना कुछ बच रहा है, यानी कि और ये नंबर रिपीट भी हो रहा है। जब भी कोई नंबर रिपीट हो और पूरा पूरा भाग ना हो, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, नीचे क्या है शेषफल रह जा रहा है, आपका रिमेंबर बच जा रहा है 8, और जो कोसेंट है वो रिपीट हो रहा है। तो जब भी कोई रिपीट होगा यानी कि क्या कहलाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो आपका ये आंसर है इसका क्या लिखोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हो आप। इसका आंसर क्या लिखोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये आंसर जो था आपका ये क्या कहलाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, हमने भाग करके देखा, एक तो डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, बार बार शेषफल कुछ ना कुछ रह जा रहा है, और जो आपका कोशेंट आ रहा है उसमें ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाया आपका। ये पहला आंसर आपको समझ में आ। अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपका 83/7। इसको भी डिवाइड करके देखते हैं कि ये पूरा भाग होगा कि भाग नहीं होगा। तो भाग करने का वही तरीका, कैसे करोगे भाग, इसे करने के लिए जो नीचे वाला नंबर है जो 7 है वो उससे बाहर लिखोगे, डिवाइजर बनाओगे, और ऊपर वाले नंबर को डिविडेंड बनाओगे, 83 को अंदर रखोगे, इसे डिवाइड करेंगे। 7 के पारे में 8 नहीं आता, उससे कम 7 आता है, 7 एकम 7, 8 में 7 जगह 1 बचेगा, ऊपर से उतारा 3। 7 के पारे में 13 नहीं आता, 14 आता है मगर 13 नहीं आता, तो 13 से कम देखेंगे क्या आता है, 7 एकम 7 आएगा। इसे करने पर कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। अब यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0। पॉइंट वाली भाग करनी होती है, याद रखना। 7 के पारे में 60 तो नहीं आता, 7 के पारे में मगर 8 बार में क्या आता है, 56 आता है, 56। इसे डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, खाली क्या लगानी है, 0। ये कितना बन जाएगा, 40। 7 के पारे में 40 तो नहीं आता, उससे कम 35 आता है, 7 पंजे 35। डिवाइड करने पर 5 रह गया, ये बन गया 50। 7 के पारे में 5 पॉइंट लगा देंगे, 50 बन गया। 7 के पारे में 50 भी नहीं आता, उससे कम देखेंगे कि 50 से कम क्या आता है, 50 से कम 77 आता है, 77। तो इसे माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये माइनस करने पर आपका 1 बचेगा। वहाँ पॉइंट लगा हुआ है, खाली यहाँ पे क्या लगानी होगी आपको, 0 लगानी होगी। ये बन गया 10। 7 के पारे में 10 तो नहीं आता, उससे कम देखेंगे क्या आता है, 7 एकम 7 आएगा। फिर कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। अब ये पेज मेरा भर गया तो मैं दूसरे पेज पे करके दिखाता हूँ क्या रह गया हमारे, ये 3 बच के आया नीचे। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, 3 ये 3 रह गया था, इस तरह से हुआ था कुछ क्वेश्चन। 10 और ये 7 और नीचे 3 रह गया था और 7 से डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ नंबर आया हुआ हमारा 11 8 5 7 1 ये नंबर है, इससे आगे डिवाइड करना है। ठीक, इसे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और 0 लगा देंगे यहाँ पे। ये बन गया 30। 7 के पारे में 30 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 28। 7 चौक 28। इसे माइनस करने पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, खाली 0 लगानी है, 20 बन गया। अब 7 के पारे में 20 तो आता नहीं है, तो उससे कम 7 दूनी 14। फिर क्या है, 6 पॉइंट लगा हुआ है 0, दोबारा 60 आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार और आया था 60 हमारा, यहाँ पे आया हुआ है 60। अगर ध्यान से देखो ये पूरी डिवाइड है अपनी, यहाँ से पूरा डिवाइड है। एक बार 60 आ चुका है अपना, यहाँ पे 60 आया था और दोबारा ये 60 रिपीट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे नंबर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखते हैं रिपीट होता है कि नहीं होता। तो ये 60 को 7 के पारे में 60 नहीं आता, उससे कम 8 बार में कितना आता है, 56।
कितना बचेगा 4। ठीक, अब 7 के पारे में 4 नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ है 0, 40 बन गया, 7 पंजे 35। अगर ध्यान से देखो नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। 5 पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा देंगे, 50 70 70 49। आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर रिपीट हो गया होगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 एकम 7 3। फिर करेंगे तो दोबारा भाग करेंगे तो पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 चौक 28। कितना 28 करने के बाद कितना बच जाएगा, ये 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 दूनी 14। इसे करने पर भाग कितना बच जाएगा, सही पॉइंट लगा हुआ है 60। देखो आपने रिपीट हुआ नंबर, दोबारा से 60 आ गए, यहाँ पे आप नंबर रिपीट हो रहा है। अगर आप इसमें देखोगे जो आपका क्वोशेंट आया है उसमें नंबर रिपीट देखोगे कितना है, यहाँ इतना नंबर, यहाँ से जो ये नंबर है ये 8 5 7 1 4 2, ये नंबर दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ से 8 5 7 1 4 2, और ऐसे आगे नंबर ये रिपीट होता जाएगा। तो ये नंबर भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है, जब ये नंबर भी रिपीट हो रहा है पूरा, ये भी क्या है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा। आपने देखा यहाँ पे भी मैंने भाग करा इतना लंबा, यहाँ पे भी मैंने भाग करा इतना लंबा, मगर अभी तक ये पूरा डिवाइड हुआ नहीं, इसके नीचे अभी तक 0 आया नहीं। तो ये क्या है, जब पूरा पूरा भाग ना हो तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का सोल्व। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 100 में 15, इसको भी भाग करना है। भाग करने का आपको मालूम चल गया होगा, बताओ कौन सा नंबर में बाहर लिखूं, नीचे वाले नंबर को बाहर लिखना होता है और कौन से नंबर को अंदर लिखना होता है, ऊपर वाले को। यानी कि एक को नीचे वाले को डिवाइजर बनाना होता है, ऊपर वाले को डिविडेंड बनाना होता है। इसे भाग करेंगे, 15 के पारे में 100 नहीं आता, उससे कम देखेंगे, 15 से 90, 15 से 90 0, 10 में से हो जाएगा 1, 10 बचा हुआ है, क्या लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे 0, दोबारा 100 बन गया, तो 15 से 90, फिर 10 ही बचेगा, आपको मालूम ही है, इसे 100 में से 90 जाएगा, 10 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 15 से 90। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर क्या हो रहा है, ये भी रिपीट होता जा रहा है बार बार। क्या भागफल आपको, क्या शेष फल आपका रिमेंबर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। और यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, 6 बार बार क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है, 6 बार बार रिपीट होता जा रहा है। जब भी कोई नंबर पूरा पूरा भाग नहीं होगा और रिपीट होता जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये याद रखना, जो बार बार पूरा पूरा भाग ना हो और रिपीट हो जाए उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये तीनों आंसर आपके नॉन टर्मिनेटिंग के थे। इस तरह से आपको करना है और भाग करके कॉपी में जरूर दिखाना है आपको, तभी नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। आपको मालूम नहीं चलेगा कि वो कैसा नंबर है, तो आप भाग करके पूरा देखना है। लगभग जब भाग कब तक करना है, जब तक वो नंबर रिपीट ना हो जाए 2-3 बार, जब तक आपको ये भाग करते रहना है। तो तीसरा क्वेश्चन ये था हमारा 100 में 15। इसे डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड कर रहा हूँ। 100 को हम अंदर लिखेंगे, 15 को हम बाहर, इसको भाग करेंगे। 100 के पार 15 के पार में 100 तो आता नहीं, तो 15 सिक्के 90 करा मैंने। इसे करने पर मेरा आंसर यहाँ पे ये 10 बचेगा। 100 में से 90 के पॉइंट लगाया, 0 लगाया, दोबारा 90 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया, दोबारा 90। यानी कि इसमें 6 नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये नंबर भी पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा। जब पूरा पूरा भाग नहीं होगा तो उसका आंसर क्या लिखा जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बस यही था, ये तीसरा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और रहा, चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा। एक इसमें खालिस्तान बनना है, फिल इन द ब्लैंक बनना है, जिसमें लिखा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डैश नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरेंट। यानी कि हमें ऐसा बताना है, ऐसा नंबर कि ना तो वो रिपीट होता है, मतलब वो रिपीट ना तो वो रिपीट होगा और ना ही वो पूरा पूरा भाग होगा, ना तो वो रिपीट होगा और ना ही पूरा पूरा भाग होगा। उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, वो नंबर बताना है। तो आप इसे वर्कशीट में अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया था अपनी वीडियो में, और आप वीडियो को रिवर्स करके देखो, दोबारा से देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए आंसर। अगर किसी ने आंसर दे दिया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया होगा तो मैं आंसर लिख देता हूँ, वो आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल आंसर है, आपको वर्कशीट अगर देखोगे ध्यान से तो मिल जाएगा। बताओ जल्दी से क्या होगा। शायद बहुत सारे बच्चों ने बता दिया होगा इसका आंसर, अब मैं वो आंसर लिख देता हूँ। वो होता है ई रैशनल नंबर। वो क्या होगा आपका, ई रैशनल नंबर होगा आपका। क्या होगा वो, ई रैशनल नंबर। याद रखना, ये वर्कशीट में भी है आपके, और मैंने भी आपके बताया था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। इस वीडियो को आप दोबारा से देखना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ई रैशनल नंबर, ई रैशनल नंबर में रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √2 हो गया,
√3 हो गया, ये सब नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे।